मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुनील दुबे आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तैयारी की ज्वाला में तपने वाले मेरे प्यारे छात्रों, यूपी स्पेशल की सीरीज में कल मैंने एक वीडियो आपको दिया, एक क्लास आपको दी। आपकी तरफ से काफ़ी तेज़ी से लाइक किया गया। बेशक मेरा उद्देश्य ही है कि इन क्लासेस के माध्यम से यूपी स्पेशल की एक समग्र तैयारी आपके पास आए, क्योंकि यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो टॉपिक बहुत पॉपुलर हैं, किसी भी विषय के वो टॉपिक जो बहुत पॉपुलर हैं, प्रायः उन पर एक वीडियो बना दिया जाता है। सर्च इंजन उनको सर्च करता है, वो पॉपुलर हो जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मेरा मानना कुछ भिन्न है कि अगर मैं ऑनलाइन का सहारा ले रहा हूं, तो आपके अध्ययन में गति, दिशा और दशा बेहतर करने के लिए मेरा प्रयास होना चाहिए। तो मैं इस दृष्टिकोण से आपको जिस भी टॉपिक को शुरू करता हूं, जैसे मैंने ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी शुरू किया, तो एक निश्चित क्रमिक ढंग से चीज़ें आपको सर्व की कि अगर आप चैनल में विजिट करें, तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ते चले जाएं और आपका ज्ञान बेहतर होता चला जाएगा। बिल्कुल यही प्रयास मेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में भी है। तो कल मैंने आपको कल की क्लास में ये डिज़ाइन किया कि किस तरह से ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग-अलग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम अपने उत्तर प्रदेश का अध्ययन करेंगे, तो हमारे पास समग्रता होगी और क्रमबद्धता होगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कल की क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ स्थानों को, कुछ घटनाओं को आपके सामने रखा। उसमें मैंने बताया किस तरह से 16 महाजनपद के 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश की धरती से संबंध रखते हैं। उनकी एक एक लोकेशन आपके सामने डिज़ाइन की। आज उसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको नोट करवाऊंगा, जो कि आपके इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा और यूपी स्पेशल में भी संभावित सवाल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सदैव इस बात का ध्यान रखना कि सवाल सदैव संभावित होता है और वो तभी आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं जब उसकी समग्रता का बोध हो आपको। अगर विषय की समग्रता का बोध है, उस टॉपिक पर आप गए हैं, उसके थोड़ी सी गहराई में आपने इंटर करके चीज़ों को पढ़ा है, तो लगभग लगभग उस विषय से संभावित प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर मैं देखूं, तो मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में उत्तर प्रदेश का जो भी इम्पोर्टेंस था वो मैंने बताया। आज मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और रखे हैं, उन पर एक एक चर्चा करता चला जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, ये है आपकी लखनऊ। ये है आपकी लखनऊ, अर्थात आपकी राजधानी। लखनऊ के साथ साथ ये है वो फैजाबाद का क्षेत्र जिसको हम लोग अयोध्या कहते हैं, और ये अयोध्या का वो श्रावस्ती वाला क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा कोसल साम्राज्य के अंतर्गत था, कोसल महाजनपद के अंतर्गत था। ये मैंने आपको कल की क्लास में स्पष्ट किया। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इसकी कुछ ऐसी लोकेशन है जो कि एंशियंट इंपॉर्टेंस की हैं, अर्थात एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से उन बिंदुओं का, उन स्थानों का बड़ा गहरा संबंध है। तो उसी की चर्चा मैं आज करूंगा। तो सबसे पहले आप उठा लीजिए, अयोध्या को उठाइए। तो देखिए, मेरी बात को समझे। सबसे पहला पॉइंट अपने आप दिमाग में रखिए कि बौद्ध धर्म का पालना, यानी यूपी को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना। ये एक पॉइंट पहले नोट कीजिए अपनी कॉपी में। बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सवाल ये है। तो आपका सीधा प्रश्न तो मैंने यहाँ पर दे दिया, ये रटने वाला, कि यूपी को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सुनील दुबे की क्लास कर रहे हैं, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध, जिनको हम लोग भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, अपने सर्वाधिक वर्षा काल का मतलब क्या है? पहले इस बात को समझिए। वर्षा काल का मतलब ये है कि वर्ष में 4 महीने का जो वर्षा काल होता है, जिसमें वर्षात होती है, तो जो यायावर जनजातियां या साधु सन्यासी
खुले आसमान में तो रह नहीं सकते, तो इनको क्या करना होता है, एक निश्चित स्थान पर शरण स्थली लेनी पड़ती है, जहाँ पर बारिश, आंधी, तूफान इत्यादि जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनसे ये बच सके। और उन 4 महीने के काल को हम लोग चौमासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौमासा। आज भी साधु सन्यासी के संप्रदायों से जो भी लोग जुड़े होंगे, इस चौमासा शब्द से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो भगवान बुद्ध ने कोसल महाजनपद के अंतर्गत जो श्रावस्ती नामक स्थान है, इस स्थान का इंपॉर्टेंस ये है कि सर्वाधिक चौमासा किया और सर्वाधिक उपदेश दिया। ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उपदेश दिया और सर्वाधिक चौमासा अर्थात वर्षा ऋतु बिताए। तो इस वजह से इसका भगवान बुद्ध से जुड़े होने की वजह से, अनन्य रूप से जुड़े होने की वजह से बौद्ध धर्म का पालना, एक तो ये कारण है। दूसरी चीज आप समझिए कि नेपाल की तराई में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन आप देखिए वाराणसी के समीप सारनाथ, अगर मैं इस पॉइंट को अच्छी तरह से आपको वाराणसी बोलूं तो इसी के पास वाराणसी से इसको संबोधित कर दीजिए, तो यहीं पर सारनाथ है। सारनाथ नामक स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात को समझिए। सारनाथ, ये सारनाथ का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? बनारस के पास ये जो सारनाथ है, भगवान बुद्ध अपना पहला धार्मिक उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? धार्मिक उपदेश। और यही बन जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इस घटना को जाना जाता है। तो एक इंपॉर्टेंस यहां देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंस यहां देख रहे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। दूसरी बात को समझ ले, भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण है अर्थात उनकी डेथ है, वो कहां पर होती है? कुशीनगर नामक स्थान पर होती है। तो उनकी डेथ कुशीनगर नामक स्थान पर होने की वजह से भी ये स्थान बौद्ध धर्म से जुड़ गया। अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन काल से उत्तर प्रदेश की धरती अनन्य रूप से जुड़ी रही, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। दूसरी बात को आप समझिए कि जो अयोध्या है, अयोध्या को मैंने आपको बताया अर्थात कोसल 16 महाजनपद के अंतर्गत अयोध्या थी, जिसमें कि श्रावस्ती और अयोध्या दो उत्तरी और दक्षिणी इसकी क्या थी? राजधानियां थी। इस ढंग से देखा जाए तो अयोध्या का कुछ और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो पहले आप समझ लें कि अयोध्या के ही पास सहेत महेत नामक स्थान पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया। एक बात को और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इतिहास में जब आप जाएंगे तो एक राजा मिलेगा पुष्यमित्र शुंग। कौन मिलेगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को कहते हैं कि ब्राह्मण शासक था और इसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर डाली थी। ये ऐतिहासिक विषय है और बौद्धों के प्रति बहुत कट्टर था और जितना भी वेद, पुराण और हिंदू धर्म के शास्त्रीय विषय हैं, इनके अध्ययन पर जो रोक लगाने वाला शासक है वो कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग है, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखें, क्या दिक्कत है? तो अब आप समझें कि पुष्यमित्र शुंग का एक सेनापति है, एक गवर्नर है धनदेव। तो उस धनदेव ने एक अभिलेख लिखवाया और उसको कहां पर स्थापित किया? अयोध्या। तो इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया क्या? अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख का संबंध दो तरीकों से आप समझिए। एक तो हम कह सकते हैं कि धनदेव, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अयोध्या अभिलेख का अनन्य संबंध किससे है? शुंगकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग से है।
तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंस, इस बात को आप समझिए, इसको नोट करते जाएं एक एक चीजें। और एक बात को समझ लें, अयोध्या का एक इंपॉर्टेंस और है। आपने जैन धर्म देखा होगा, जैन धर्म के जो भी महापुरुष होते हैं उनको तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। अगर मैं चौथा पॉइंट यहां पर उठाऊं तो उनको क्या कहा गया? तीर्थंकर। और ये जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, इनमें से 5 तीर्थंकर कहां से हुए? अयोध्या से हुए। तो अयोध्या के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने ये आ गई। अच्छा, अगर अयोध्या से संबंधित इतनी बातें अपने दिमाग में रख रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे। एक बात को और समझिए, प्राचीन काल में एक स्थान है अतिरंजी खेड़ा। पहले इस बात को समझिए, यहां पर लिख देता हूं मैं, अति रंजी खेड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को और आप समझ लो, जो उत्काए हुए मन से तैयारी करने आए हैं, तो मैं उनसे स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूं कि सिविल की तैयारी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी इतनी आसान नहीं रह गई है। तो उसके लिए आप अगर मंकी माइंड से तैयारी करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। मंकी माइंड क्या है? अर्थात वह चंचल मस्तिष्क जो प्रतिपल भागता रहता है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्थिर तरीके से अपने मन मस्तिष्क को स्थिर करते हुए पेन कॉपी लेके बैठिए और क्रमिक रूप से सारी चीज़ों को नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, तो जिससे बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि इस क्रमबद्ध तरीके से आपको सारा कंटेंट दूंगा कि यूपी स्पेशल की अगर जो भी 10-20 क्लासेस होंगी, इसमें कंप्लीट होने के बाद अगर आपने मन लगा के तैयार किया है तो एक भी सवाल, ऐसा तो नहीं कह सकते एक भी, लेकिन यह है कि अगर 10 सवाल है तो 8 सवाल आप निश्चित रूप से अटेम्प्ट करेंगे। और बिल्कुल एक क्लास पर केवल उतना ही एफर्ट देना है जितनी आपकी क्लास चल रही है। पर डे अगर आप उसको तैयार करते जाएंगे तो आगे चल के आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा और आपकी तैयारी निखर के सामने आएगी। ये अतिरंजी खेड़ा का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे मित्रों, इस बात को समझो। अतिरंजी खेड़ा प्राचीन काल से ही हथियार निर्माण, इसका संबंध किस चीज से रहा है? हथियार निर्माण से रहा है। और ये अतिरंजी खेड़ा आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो अब उस जमाने में हथियार, तोप और बंदूक ये सब तो थी नहीं, रॉकेट तो थे नहीं, तो क्या था? धनुष, बाण, तीर, तलवार इत्यादि, यही सारे हथियार हुआ करते थे। तो ये अतिरंजी खेड़ा, ये जो आज का वर्तमान आप एटा देख रहे हैं ना, एटा, यही है अतिरंजी खेड़ा। तो इस चीज को आप लिख लीजिए कि अतिरंजी खेड़ा प्राचीन काल में हथियार निर्माण के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। वर्तमान में यह स्थान एटा कहलाता है। एटा जिला जो है, एटा शहर हमारा अतिरंजी खेड़ा है। एक बात और समझिए, अयोध्या के बारे में इतनी इंपॉर्टेंस आपने देखे, एक चीज और समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। अयोध्या अर्थात श्रावस्ती में जब भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय यहाँ का एक बहुत ही धनिक व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, जिसका नाम था अनाथ पिंडक। क्या नाम था? अनाथ पिंडक। इस अनाथ पिंडक ने क्या किया? भगवान बुद्ध का परीक्षण किया और प्रभावित हुआ और समझ लिया कि नहीं, ये आत्मदर्शी महापुरुष है। तो अनाथ पिंडक ने उनको एक स्थान, जिसको वन कहते हैं, बाग बगीचा, उनके रहने के लिए गिफ्ट किया, जिसको हम कहते हैं जेतवन। क्या कहते हैं? जेतवन। तो जेतवन नामक जो स्थान है, जो मठ है, रहने का स्थान है बौद्धों का, वो किसको, किसने दान किया था? अनाथ पिंडक नामक एक धनिक ने, एक व्यापारी ने भगवान बुद्ध को। तो ये जेतवन कहाँ पर है? यही श्रावस्ती पर है। अयोध्या और श्रावस्ती में ही जेतवन है। तो जेतवन का भी संबंध किससे है? भगवान बुद्ध से। अब दूसरी बात को आप समझें, लखनऊ और कानपुर, इधर आ जाइए। कानपुर, बिकरू कांड के बाद कानपुर बहुत ही पॉपुलर हुआ था। लगभग पूरे विश्व के मानचित्र में कानपुर को जाना गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लखनऊ और कानपुर से एक ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे तो एक जगह आपको मिलेगी कन्नौज। क्या मिलेगी? कन्नौज।
मेरे प्यारे बच्चों, एंशियंट हिस्ट्री में हर्षवर्धन के काल तक अर्थात गुप्तों के काल के आसपास उत्तर प्रदेश में कन्नौज का वही महत्व हो गया था जो कभी मगध का था प्राचीन काल में ही। तो कन्नौज का बहुत इंपॉर्टेंस है और ये कन्नौज एंशियंट हिस्ट्री में अपने महत्व को धारण करते हुए ये मध्यकाल तक आगे बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस कन्नौज नामक स्थान को हम लोग खूब सवाल बनता है, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल बनता है, और इस चीज़ को अपने दिमाग और मन मस्तिष्क में धारण कीजिएगा। महोदय श्रीनगर के नाम से जानते हैं, बिल्कुल पेट सवाल है। महोदय श्रीनगर के नाम से जानते हैं किसको? कन्नौज को। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सभी बच्चे, कन्नौज नामक स्थान को महोदय श्रीनगर के नाम से जानते थे। तो बिल्कुल यही सवाल पूछता ही है कि महोदय श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, ABCD कर दिया, तो जो कन्नौज है तो वो जाना जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ की जो स्थली है वो है गोरखपुर। गोरखपुर का ये जो एरिया है, गोरखपुर का यह जो एरिया है, ये एंशियंट टाइम में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला है। किस मामले में? देखिए यहाँ पर सोहगौरा, सोहगौरा, ताम्रपात्र, ताम्र अभिलेख, सोहगौरा ताम्र अभिलेख वर्तमान में जो गोरखपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर सोहगौरा ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध रखने वाला सोहगौरा ताम्र अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? गोरखपुर में। तो आपने गोरखपुर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान देखा। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये काशी बनारस का क्षेत्र है जिसको हम लोग वाराणसी के भी नाम से जानते हैं। और ध्यान रखें कि ये कितना इम्पोर्टेंस है इसका, ये कितना एंशियंट है, इसको आज आप समझ लेंगे। यहाँ पर काशी का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में आता है, यानी वैदिक संस्कृति के समय इसका उल्लेख आता है। तो एक बात ये ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद में इसका उल्लेख आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़िए, सीधे प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना तो दिवोदास, दिवोदास नामक शासक ने प्राचीन काल में इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? वाराणसी अर्थात काशी नगर की स्थापना की थी। तो ये भी आपके सामने निकल के आ गया। अच्छा, एक चीज और समझ लें, स्कंदगुप्त का एक अभिलेख, इसके ये वाराणसी के ठीक बगल में गाजीपुर है, गाजीपुर। हूणों का आक्रमण होता है भारत में, ये गाजीपुर के अभिलेख से बात समझ में आती है, ये गाजीपुर है, इस चीज को समझें। तो मैं अगर अब ऐसे ही स्पेस है, ऐसे में लिखता चला जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं। अगर मैं 10वें पॉइंट के बारे में बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है? गाजीपुर, गाजीपुर। ये गाजीपुर कहाँ है? इस लोकेशन को आप समझ लें, बनारस का पड़ोसी है गाजीपुर। और गाजीपुर के मेरे परम मित्रों में से कई सारे मित्र आते हैं, जिनमें से एक नाम अभिषेक चौबे का भी है, और बलिया के भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं। पूर्वांचल के मित्रों से मेरा गहरा संबंध रहा है। मेरी मित्र मंडली में पूर्वांचल के मित्रों की एक लंबी श्रृंखला रही है। तो गाजीपुर का इंपॉर्टेंस क्या है? गाजीपुर का इंपॉर्टेंस है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का अभिलेख। सीधे सीधे सवाल पूछेगा। ध्यान रखें कि ये ऐसे सवाल हैं, ये ऐसी कोर थिंग्स हैं, कोर एलिमेंट हैं, जो कि आपके यूपी स्पेशल से तो पूछ ही सकता है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री से भी पूछ सकता है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए सेलेक्टिव मोड में यहाँ पर रख रहा हूँ। स्कंदगुप्त अभिलेख का संबंध है किस स्थान से? गाजीपुर से है। तो इस अभिलेख का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ लें। यहाँ पर इसी अभिलेख के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस समय, स्कंदगुप्त के समय,
भारत पर हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, हूणों का आक्रमण। तो इससे हूणों के आक्रमण की पुष्टि होती है, हूणों के आक्रमण की पुष्टि होती है किससे? स्कंदगुप्त के अभिलेख से, जो कि कहाँ प्राप्त होता है? गाजीपुर नामक स्थान पर प्राप्त होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, एक स्थान मिलेगा आपको मथुरा, मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन आज कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। मथुरा का भी इम्पोर्टेंस है। एक तो भगवान श्री कृष्ण का स्थान है और कृष्ण लीला पूरी इसी क्षेत्र में प्रचलित हुई है। बरसाना की होली भी प्रचलित है, लेकिन हमें बात करनी है एंशियंट टाइम की। तो कल मैंने आपको बताया था कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखिए, वो क्या है? मथुरा का इम्पोर्टेंस और है, वो क्या है? इस चीज़ को समझिए पहले। मथुरा एक ऐसा स्थान है, मथुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई। इस बात पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। इतिहासकारों के मध्य इस बात को लेकर डिस्प्यूट है कि मथुरा कला शैली, दो तरह की कला शैली होंगी, मथुरा और गांधार, कि मथुरा कला शैली में पहली बुद्ध मूर्ति बनी या गंधार कला शैली में पहली बुद्ध मूर्ति बनी। ये एक डिस्प्यूट का है। कई जगह मथुरा मिलेगा, कई जगह गंधार मिलेगा। लेकिन एक बात को आप समझिए, भगवान बुद्ध की जो पहली मूर्ति प्राप्त होती है वो कहाँ होती है? मथुरा में। यहीं से आप समझिए मथुरा का स्थान क्या है, कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति, ये जो मूर्ति है सबसे पहली बार कहाँ प्राप्त होती है? मथुरा पर। तो एंशियंट इंपॉर्टेंस मथुरा का भी ये हो गया। और यहीं पर मथुरा कला शैली उसकी मूर्ति कला शैली की, मथुरा कला शैली का भी प्रचार प्रसार यहीं से होता है। उसके बाद एक बात और समझ लें, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। देखिए, मैं आपको इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम समझाता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक नाम मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री में, मक्खलीपुत्र गोसाल। ये मक्खलपुत्र गोसाल कौन है? महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर और मक्खलपुत्र गोसाल, ये साथ साथ तपस्या कर रहे थे। लेकिन मक्खलपुत्र गोसाल ने बाद में पाया कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये सब जो है बकवास की चीज़ें हैं। जो भाग्य में लिखा है, दैट हैज़ बीन डेस्टाइन्ड, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। तो आजीवक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की और वो चुपचाप, ऐसा संप्रदाय था, देखिए ये भारत की धरती है जो कि भिन्न भिन्न संप्रदायों और भिन्न भिन्न विचारों से आप्लावित है। यहाँ पर भारत रूपी इस बगिया पर इतने सारे फूल, इतने सारे पुष्प लगे हैं कि आनंद ही आनंद है। मतलब आजीवक संप्रदाय कहते हैं कुछ नहीं करना है, चुपचाप पड़े रहना है। तो आपने अपने इतिहास में देखा होगा कि अशोक और अशोक का पौत्र दशरथ, इन दोनों लोगों ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं निर्मित की, अर्थात उनके लिए रहने का स्थान दिया। तो उस आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक रहे मक्खली पुत्र, इसको पुत्र कहा जाता था पाली भाषा में, गोसाल। तो इनका संबंध कहाँ से है भाई? इनका भी संबंध श्रावस्ती से है। श्रावस्ती से, अर्थात ये अयोध्या के पास जो श्रावस्ती है, इनका मक्खलपुत्र गोसाल की वो जन्मस्थली है। इस तरह से ये प्रश्न सीधे बनेगा कि मक्खलपुत्र गोसाल से संबंधित स्थान है, ये पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलपुत्र गोसाल की जन्मस्थली थी, कौन सी थी? डैश डैश डैश। तो आज आपको पता चल गया क्या थी? श्रावस्ती थी। इस तरह से कुछ चीज़ें और आप समझें। मैंने आपको बताया था सारनाथ का इम्पोर्टेंस। बनारस के पास जो सारनाथ है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस बात को आप समझो, सारनाथ का जो नाम है,
सारनाथ के दो महत्वपूर्ण नाम हैं, वो पूछता है, एक ऋषिपत्तनम और एक मृगदाव। तो ऋषिपत्तनम, मैं थोड़ा सा स्पेस इधर यूज़ करता हूँ, यानी अगर मैं 13वें पॉइंट की बात करूँ तो ये जो सारनाथ है, यही सारनाथ मृगदाव या मृगदाव या ऋषिपत्तनम के नाम से जानेंगे। सारनाथ, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछ सकता है कि मृगदाव या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाने वाला स्थान कौन सा था। और मैंने आपको बताया कि सहेत महेत नामक स्थान पर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो बौद्ध स्तूप का ये जो निर्माण किया गया है, दरअसल इसका नाम क्या है, इसको हम लोग धमेख स्तूप के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट घटना निकल के सामने आई। तो स्टूडेंट, इतनी सारी घटनाओं के साथ मैंने उत्तर प्रदेश के प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इस चीज़ को स्पष्ट किया। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगी। तो आपकी इस क्लास से आपके दो हिस्से तैयार हो गए। एक तो आपका यूपी स्पेशल तैयार हुआ, और क्या तैयार हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पॉइंट आपके सामने निकल के आया। बेहतर तैयारी का तरीका ये होगा कि कॉपी पेन लेके बैठिए, इस पूरे लेक्चर को एक दो बार देखिए, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपनी भाषा में लिपिबद्ध कर लीजिए, कोडिफाई कर लीजिए, न्यूमेरिक्स बना लीजिए, जो मर्जी आए सो कर लीजिए, लेकिन तैयारी अच्छी कीजिए। क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से यूपी स्पेशल की एक समग्र तैयारी आपके सामने रखूंगा, और ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कितनी मात्रा में उस चीज़ को तैयार कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।